नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और जूनियर सुपर टेट का ये लेक्चर है। जूनियर सुपर टेट का ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लेक्चर नंबर इसको 19 भी मान सकते हैं आप लोग, लेकिन इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज़, मतलब पर्यावरण संबंधी मुद्दे, है ना। अब ये जो टॉपिक है ये कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको भी एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। ये जीएस सेक्शन में भी है, ये सामाजिक अध्ययन के सेक्शन में भी है, और ये आपका साइंस वाले सेक्शन में भी है। एक मिनट में आपको जो सिलेबस की पीडीएफ है वो दिखाता हूँ। आपके पास सिलेबस का प्रिंट आउट जरूर होना चाहिए। आप जो जो टॉपिक करते हैं उसको टिक जरूर मारते जाइए, तभी आपको लग पाएगा कि क्या सिलेबस में है, क्या सिलेबस में नहीं है। चलिए, इसमें हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और इस प्रकार के क्वेश्चन और आगे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज एक क्लास में ये पूरी तरह से कंप्लीट होना थोड़ा सा मुश्किल है। पहले मैं दिखा देता हूँ आपको कि जो हमारा ओरिजिनल सिलेबस है उसमें क्या कहानी दी हुई है ना, ताकि आपको थोड़ा सा हो जाए इसमें। देखिए, ये जो पोर्शन है इसमें ये जो जीएस पोर्शन है ये दिखा रहा हूँ। जो कॉमन पोर्शन है, ये वाला पोर्शन जो कॉमन रहेगा, इसमें हमारा नेशनल मूवमेंट है, जिसके लिए हमारी नेशनल मूवमेंट ये है हमारा, ये करंट अफेयर है जो कि मैं कराता ही रहता हूँ। फिर इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, जिसमें कि संविधान, पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो, पंचायती राज व्यवस्था अलग से बताया, पब्लिक पॉलिसी अलग से हम कराएंगे। फिर इकोनॉमिक्स में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसी एनवायरनमेंट के तहत हम लोग कराएंगे। गरीबी के ऊपर क्वेश्चन होंगे और सोशल जस्टिस वगैरह के होंगे। अब देखिए, ये वाला टॉपिक है पर्यावरण पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सब कुछ इसमें कवर हो रहा है। और ये इसी को आप लोग ईवीएस बोल लीजिए, चाहे जो बोल लीजिए, लेकिन जो प्रश्नों का स्तर है वो मैं भी दिखाऊंगा, और जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उस प्रकार के क्वेश्चन आपको आएंगे। सेम चीज़ अब मैं अगर लेके चलूँ इसको सामाजिक अध्ययन पे, तो सामाजिक अध्ययन का ये पोर्शन है। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आखिरी हिस्सों में पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन, उनकी उपयोगिता, प्राकृतिक संतुलन, है ना, संसाधनों का उपयोग, यही पोर्शन आएगा। ठीक, यहाँ देख लीजिए, पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार वगैरह सारे, पर्यावरण दिवस वगैरह सारे क्लियर। अब अगर आप साइंस को देखें, साइंस में अगर हम देखें, देखिए साइंस यहाँ से शुरू हो गया है, दैनिक जीवन में साइंस। ये इसमें मैं पोर्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ कि जो हमारा पॉल्यूशन वाला पोर्शन है कहाँ, एनवायरनमेंट वाला पोर्शन इसमें कहाँ दिया हुआ है। मैंने इसको देखा था अभी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये जरूर दिया हुआ रहता है। मुझे एग्जैक्टली अभी दिख नहीं पा रहा है। ये देखिए, ये वाली जो लाइन है वाटर वाली, वाटर मैंने करवाया हुआ है, ये देखिए इससे ऊपर ओजोन, ग्रीन हाउस गैस, सिंपली वही है ना। यहाँ पे ये लास्ट के 3 जो पॉइंट हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे हमारे एनवायरमेंट इशू से देखने को मिलेंगे। तो जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ, यकीन मानिए, उसको सिलेबस से निकाल के आप देखेंगे तो पूरा कंप्लीट चीज़ें आपको दिखती रहेंगी। करीब 31 लेक्चर प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, 8-10 लेक्चर जो छोटे हैं वो भी प्लेलिस्ट में लगा रहा हूँ। करीब 50 लेक्चर जूनियर सुपर टेट के ऑलरेडी आपको यहाँ पड़े हुए हैं, उसको जरूर लाइन से देखना शुरू कीजिए। अब चलिए क्लास के ऊपर चलते हैं, और सॉरी, जो आज की हमारी क्लास है उसके ऊपर चलते हैं और जल्दी से कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज की क्लास से रिकॉर्ड करके मिल पा रहा है, जब हम डायरेक्ट लाइव सेशन करेंगे तो उसमें जल्दी से क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या बोल रहा है। आज की क्लास थोड़ी सी है, इंग्लिश में है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिए, बाकी मैं हिंदी में बताता रहूँगा। द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज पोस्टुलेटेड बाय, है ना, ग्रीन हाउस गैस, हरित गृह गैस भी बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैसेस वो होती हैं, वो गैसेस जो कि हमारे अर्थ को एक प्रकार से गर्म रखती हैं। वो गैसें जो कि रेडिएशन की जो ऊष्मा है, इंफ्रारेड से जो हमको ऊष्मा मिलती है, उसको ट्रैप करते हैं पृथ्वी के अंदर वातावरण में, और जिससे हमारे पृथ्वी पर तापमान होता है। ग्रीन हाउस कोई गलत चीज़ नहीं है, एक बार ध्यान दें। ग्रीन हाउस अगर ना हो तो हमारी जो पृथ्वी है एक बर्फ़ का गोला मात्र बन के रह जाएगी। लेकिन अभी सिचुएशन क्या हो गई कि जो प्राकृतिक रूप से हमारी पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस सिस्टम था वो तो ठीक था, हम अपनी पृथ्वी ज़रूरत के भर अपनी हीट लेती थी, बाकी रिफ्लेक्ट कर देती थी अंतरिक्ष में। लेकिन कुछ हम हमारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ों से जो गैस निकलती है उसकी वजह से अब ज़्यादा हीट ट्रैप हो रही है, और ये फिनोमिना बहुत तेज़ी से बढ़ गया है, और जिससे पृथ्वी का तापमान लगातार ऊपर
बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से जो पृथ्वी का ओरिजिनल वातावरण था, ओरिजिनल वेदर था, ओरिजिनल क्लाइमेट था, वो चेंज आ रहा है, जिसको आप लोग बहुत फेमस क्लाइमेट चेंज के नाम से भी जानते होंगे। तो देखिए ये ग्रीन हाउस के बारे में ये फिलॉसफी ये किसने बताया था? सबसे पहले ग्रीन हाउस का कंसेप्ट दिया किसने था? सीसी पार्क, जेन जेफर्स, जोसेफ फॉरियर या जे जॉबलर। इसका आंसर देखिए, जोसेफ फॉरियर एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ भी कहा जा सकता है, फिजिसिस्ट, है ना। इनको क्रेडिट जाता है ग्रीन हाउस गैसेस की डिस्कवरी का। बहुत सारी गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस का फिनोमिना देती हैं, जैसे कि वाटर वेपर, वाष्प, है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मीथेन, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, ये कुछ प्रमुख गैसेस हैं। ओजोन, बच्चे इस पे से 1000 बार क्वेश्चन आया, आपकी परीक्षा में गारंटी से क्वेश्चन आएगा। ये 5 बड़ी गैसेस हैं जो कि सीधे सीधे ग्रीन हाउस के फिनोमिना के लिए जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैसेस कॉजेज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? मतलब प्राकृतिक रूप से निम्न में से कौन सी गैस है जो कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रदान करती है? एक बार मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको बता ही दूं। आप लोगों ने कभी कार देखी है? कार जब धूप में खड़ी होती है और आप लोग शीशे उसके बंद होते हैं, तो जब कार में जाके देखेंगे तो बाहर कितनी भी गर्मी हो, उससे ज़्यादा गर्मी उसके अंदर होती है, बिकॉज हीट अंदर तो चली गई लेकिन अंदर से बाहर नहीं आ पा रही, ट्रैप हो गई है। सेम यही हालत पृथ्वी की है ना, कि सूर्य से रोशनी आती है पृथ्वी पर रोशनी आती है, और करीब 35-37% के आसपास जो रेडिएशन है वो अंतरिक्ष में ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं। बाकी पृथ्वी की सतह पे किरणें आती हैं और पृथ्वी को हीट करती है। पृथ्वी को जितनी हीट नीडेड होती है उसके बाद वो उन सारी किरणों को अंतरिक्ष की ओर रिफ्लेक्ट कर देती है। जाओ भाई, तरीका तो ये है। लेकिन कुछ गैसेस, अनवांटेड गैसेस, ओजोन बढ़ गई एक्स्ट्रा, या उसके मीथेन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई, इसकी वजह से ये सारी गैसें क्या होती हैं, इसको ट्रैप कर लेती हैं कि नहीं जाना तुमको, और जो हीट है वो अंतरिक्ष में ना जाके वापसी अर्थ के टेम्परेचर को और गर्म करती है, जिससे समस्या पैदा हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस का इफेक्ट कैसे आप पता कर सकते हैं? तो जो ग्लेशियर्स के जो बर्फ़ के टुकड़े होते हैं ना, आइस कोर, वो बेस्ट चीज़ होते हैं जिससे इसका हम पता लगाते हैं वैज्ञानिक लोग। जो गति होती है ग्लेशियर्स के टूटने की काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्यों? तापमान बढ़ेगा, ग्लेशियर टूटेंगे, समुद्र का तल ऊपर होगा। अब इसमें से कौन सा नेचुरली गैस है जो कि सर्वाधिक रूप से ग्रीन हाउस इफेक्ट का फिनोमेना देती है? तो बच्चे वो है जलवाष्प। सबसे ज़्यादा 37% करीब जलवाष्प होता है ग्रीन हाउस के इफेक्ट में, स्टीम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलेंगे, तो क्लियर है? चलिए, वाटर वेपर इज द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैसेज इन अर्थ एटमोसफेयर. The amount of water vapor in the atmosphere is independent on air temperature. The warmer the surface, the greater the rate of evaporation. जितना ज़्यादा evaporation होगा, जलवाष्प उतना तेजी से होगा। लैंग्वेज कोई भी हो, इसको पढ़ते अच्छे से रहिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए, ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कई रीज़न है। क्लाइमेट चेंज का रीज़न ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है, फिर ओजोन डिप्लेशन भी है, ओजोन में जो छेद बढ़ रहा है ना, ओजोन लेयर का, और पोल्यूशन, ये सारे आपस में एक दूसरे से इंटरलिंकिंग है, जुड़े हुए हैं, और सबकी वजह से पृथ्वी पर रहना मुश्किल हो रहा है। पृथ्वी का जो नेचुरल एग्जिस्टेंस है वो खतरे में है। अब देखिए क्या बोला, इन सबको रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सारी पहल हो रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, है ना, और उसका बीड़ा उठाया है संयुक्त राष्ट्र की एक बड़ी संस्थान है जो कि पर्यावरण के लिए काम करती है। उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज चेंजिंग रेटिफाइड बाय मोर देन 50 कंट्रीज बिकम इफेक्टिव ऑन। संयुक्त राष्ट्र का एक कन्वेंशन था, कन्वेंशन का मतलब होता है एक संधि लगा लीजिए या एक घोषणा पत्र लगा लीजिए, जो कि किस डेट में लागू हो गया था। आपको पता है कि UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ये फुल फॉर्म है। ये संस्था जो है हर वर्ष लगभग जगह जगह बैठकें करती हैं, जो वर्तमान के मुद्दे हैं इन समस्याओं से लड़ने के लिए पर्यावरण के, उसके ऊपर जागृति पैदा करते हैं, देशों में सहमति बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक प्रकार से पहली बार एग्जिस्टेंस में कब आए? 21 मार्च 1994, 21 मार्च 1994 देख लीजिए। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज
entered into force on March 1994. The convention set an ultimate objective of stabilizing atmospheric concentration of greenhouse gases at safe level. मतलब इनका लक्ष्य यही है कि पृथ्वी को किस प्रकार बचाया जाए। इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसेस को एक सेफ लेवल तक ही रखना है, उससे ऊपर वो क्रॉस ना हो, नहीं तो फिर हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगी। इसके लिए आप देखा जाए तो 1992 में अर्थ समिट हुआ था। सबसे पहली बार ब्राज़ील के शहर रियो डे जेनेरियो में ये अर्थ समिट हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में। और कहीं ना कहीं उसी की देन थी कि ये कन्वेंशन को लोगों ने माना, रेटिफाई कर लिया, ठीक है ना। इसी 1992 वाले सम्मेलन को पृथ्वी दिवस इसलिए बोला गया कि पृथ्वी को बचाने के लिए वाकई में एक बार से काम हुआ था। सबसे पहले ऐसा एक सम्मेलन 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था, स्वीडन में। उसके बाद 1992 वाला थोड़ा कंक्रीट था, इसी में एजेंडा 21 भी निर्धारित हुआ, आप लोगों को पता होगा एजेंडा 21। और इसी से एजेंडा 21 से ही बच्चे ये शब्द निकला है सतत विकास, जो कि आपके सिलेबस में, जो कि अलग पूरा लिखकर पूरी इसकी वीडियो ही अलग बनाऊंगा मैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए जूनियर की क्लासेस चल रही हैं, चाहे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, अभी भी मौका है, करीब 2-2.5 महीने का मुझे लगता समय है। अपनी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे लेके चले जाइए आप लोग, ठीक है। कोई भी समस्या हो आप 7678668827 पे बातचीत कर सकते हैं, जो जेन्युइन डाउट्स है वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कहाँ होता है, माइनिंग होती है तो होता है, हम जो ईंधन जलाते हैं उससे होता है, जीवाश्म ईंधनों का यूज़ करते हैं उससे होता है, घरेलू लकड़ियाँ जो जलाते हैं उससे होता है ना। जो भी कार्बन की चीज़ आप जलाते हो जिसमें कार्बन होता है, ऑर्गेनिक चीज़ होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगभग रिलीज होता है। मीथेन आपको पता है कि ये भी नेचुरली कई जगह पाया जाता है, और इसका ये काफ़ी सेफ तो होता है वैसे, लेकिन इसका जो वातावरण में जो गैस के रूप में जा रहा है वो थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड कई सारी इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन में से एक है। नाइट्रोजन हमारी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलेंगे। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मोस्टली कॉज्ड बाय, इनमें से सबसे बड़ा कारण क्या है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मोस्टली कॉज्ड बाय ए कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी वजह से ग्रीन हाउस होता है। ऑप्शन बी इंफ्रारेड रेडिएशन, ऑप्शन सी मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर, ऑप्शन डी ओजोन लेयर। इन चारों में से बताइए बेस्ट सूटेड आंसर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देख के। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेचुरली एक बड़ा रीजन है, प्राकृतिक रूप से सबसे ज़्यादा। जो जल वाष्प है वो प्राकृतिक रूप से नहीं, वो तो स्टीम जब डेवलप होती है उसके बाद होता है। ये ऑप्शन तो CO2, इसीलिए कार्बन एमिशन के पे बहुत बड़ा काम चल रहा है कि कार्बन का एमिशन, कार्बन का उत्सर्जन किस प्रकार से रिड्यूस हो, ये वही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन चीन करता है, अभी भी दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है, तीसरे नंबर पे भारत आता है, चौथे पे रशिया आता है। अगर हम यूरोपियन यूनियन को एक देश माने तो तीसरे नंबर पे यूरोपियन यूनियन आ जाएगा, भारत चौथे पे आएगा, लेकिन इंडिविजुअल में भारत तीसरे नंबर पे। भारत का भी काफ़ी सारे ऐसे नए प्रोग्राम्स शुरू किए हैं जिससे कि भारत को कार्बन रिड्यूस करने में मदद मिली है। चाहे उज्ज्वला स्कीम आपने देखी, घर घर में गरीब लोगों को सिलेंडर जो बांटे गए फ्री, इसीलिए बांटे गए ताकि ईंधन लकड़ियों का यूज़ कम कर दें वो लोग, ताकि कार्बन एमिशन कम हो जाए। बहुत सारे भारत के इनिशिएटिव से आपको देखेंगे कि LED बल्ब्स, हैलोजन लाइट्स को रिमूव करके LED बल्ब्स का यूज़ कर दिया है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने की प्रोसेसेस हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से होता है, जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। ग्रीन हाउस गैस, हाँ जी होता है। ओजोन लेयर में छेद होता है, हाँ जी बिल्कुल होता है। ओजोन लेयर में छेद होगा तो UV रेज नीचे आएंगी, पराबैंगनी किरणें हम परेशानी फैलाएंगी। पॉल्यूशन तो बहुत बड़ा कारण है ही, वातावरण में बदलाव होता है। दिल्ली में वैसी बारिश नहीं होती जैसे पहले होती थी 50 साल पहले। पैटर्न क्यों चेंज हुआ है, पॉल्यूटेड सिटी होता गया धीरे। आप देखेंगे कि जो वेदर है, जो क्लाइमेट है वो 50 साल पहले जैसा था वैसा चेंज हो रहा है। आप देखेंगे कि पहाड़ों पे आजकल बाढ़ ज़्यादा आती है, उत्तराखंड में आग अपने आप लग जाती है जंगलों में, क्यों होता है। तो ये सारे कोर रीज़न हैं इन सबके, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओजोन की परत पृथ्वी पे सतह से करीब 50 किलोमीटर के ऊपर
समताप मंडल है, स्ट्रेटोस्फेयर है ना, समताप मंडल है, वहाँ करीब 60 किलोमीटर, 50 से 60, उसमें एक ओजोन गैस है। क्या है? ओजोन गैस है। ओजोन वैसे पॉल्यूटेंट होता है, लेकिन हम हाइट पे जब रहता है तो हमारा फ़ायदा करता है। क्यों? वो एक खतरनाक किरण होती है, पराबैंगनी किरण, यूवी रेज जिसे बोलते हैं, उसको सोख लेता है, ठीक है ना, और इस वजह से हमको बचा लेता है इससे। अगर ये हमारे पास आएगी यूवी रेज, तो हमारी स्किन को डैमेज करती है, स्किन कैंसर जैसी या स्किन के और रोग देती है, त्वचा संबंधी रोग, है ना। अगर ये ओजोन नीचे आ जाती है तो ये भीषण समस्या पैदा करती है। सर्दियों में ये होता है, ओजोन एक पॉल्यूटेंट की तरह होती है, तो ये मैं सोचना ओजोन बहुत अच्छी होती है हर समय, जी नहीं, जब ऊपर रहेगी तभी ठीक है वो, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ओजोन फॉर्मेशन? ओजोन कैसे बनता है? ओजोन का फार्मूला होता है O3, फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोकेमिकल रिएक्शन से, कीमोसिंथेसिस से, या हाइड्रोलिसिस प्रोसेस से। देखो, जब भी रोशनी का यूज़ हो किसी रिएक्शन में तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं, ठीक है। ये भी फोटोकेमिकल रिएक्शन के द्वारा ही होता है। ये एक फोटोकेमिकल प्रोसेस है ना, जो कि ओजोन को फॉर्म होता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है? इट इज़ दिस प्रोसेस, रेडिकल्स रिएक्ट, फ्री रेडिकल्स होगा, फ्री रेडिकल्स रिएक्ट विद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स टू फॉर्म ओजोन, ठीक है। ऑक्सीजन के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं और लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है जिससे ओजोन डेवलप होती है। और कुछ नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, उनके साथ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर जब मिलते हैं, जैविक पदार्थ मिल जाते हैं, तो भी ओजोन का निर्माण होता है, जैसा कि आप लोग सर्दियों में भी देखते हैं। क्लियर है? क्लियर? ऑक्सीजन के जब फ्री रेडिकल्स रिएक्ट करते हैं तो ये आपका ओजोन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चलें, द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट। देखो, अभी कार्बन क्रेडिट के लिए बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब क्या है? कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि देखो, जितना आपने ये ना UNFCCC की जो अलग अलग बैठकें हुई उसमें एक बार बात की गई थी कि जो देश जितना अच्छा कार्य करेंगे कार्बन उत्सर्जन को रोकने में, उतना उनको कार्बन क्रेडिट दिया जाएगा। मतलब आपने जितना कार्बन बचाया है उसके एवज में आपको हेल्प की जाएगी, है ना, एक्स्ट्रा अपने विकास के लिए। तो उस व्यवस्था को कार्बन क्रेडिट बोला गया। वो पैसे के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे भारत सरकार भी देखिए 10 रुपये में LED बल्ब दे रही है, 10 रुपये में। वो स्कीम क्या है? एक्चुअली वो बल्ब 70 रुपये का पड़ रहा है, 60 रुपये वो विदेशी सहायता मिलेगी कार्बन क्रेडिट जो भारत ने बचाए हैं उसके एवज में। और इससे भारत क्या है, और कार्बन को रिड्यूस करने के अच्छे कार्य कर रहा है, ठीक है। तो कार्बन का जो क्रेडिट का फिनोमिना था, ये किस बैठक से, क्या किस सम्मेलन से लिया गया है? क्योटो प्रोटोकॉल, पृथ्वी सम्मेलन, दोहा सम्मेलन, या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? जल्दी से देखिए, द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम क्योटो। जापान का एक शहर है क्योटो। क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो सम्मेलन खास तौर से फेमस है, 1997 में हुआ था। फेमस है ये किसके लिए? ये फेमस है ग्रीन हाउस गैसेस का कैसे उत्सर्जन को रोका जाए, उसके लिए कार्बन का उत्सर्जन कैसे कम किया जाए, ध्यान देना। मॉन्ट्रियल कनाडा में है, जो कि 1987 में हुआ था। ये था ओजोन को कैसे, ओजोन का डिप्लेशन कैसे ना हो, ओजोन का छेद बड़ा ना हो, क्योंकि आपको पता है कि कुछ ऐसी गैसेज हैं जो कि ओजोन को ऊपर नष्ट कर रही हैं, जिससे यूवी रेज नीचे आ सकती हैं। वो हम पढ़ेंगे बाद में, अभी ग्रीन हाउस पे बात करते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल में ये बात कही गई थी कि किस प्रकार से कार्बन का उत्सर्जन हमको रोकना है, और इसके लिए जो देश जितना अच्छा कार्य करेगा उसको कार्बन क्रेडिट्स दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, 1997 को घोषणा हुई थी और 2005 में ये फोर्स में लागू हो चुकी थी, मतलब पूरी तरह से घोषणा लागू हो गई थी। नेक्स्ट, पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? मैंने बताया रियो डी जेनेरियो 1992, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं उसके बाद, बिकॉज ये रिकॉर्डेड वीडियो है तो ज़्यादा लंबा मैं नहीं करूँगा इसको। नेक्स्ट, ग्लोबल 500 अवार्ड गिवन फॉर अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ, ग्लोबल 500 नाम का एक पुरस्कार है, वो किस लिए दिया जाता है? एनवायरनमेंट के क्षेत्र में। किसके लिए? एनवायरनमेंट के क्षेत्र में, पर्यावरण संबंधी मुद्दों के लिए। देखिए, ग्लोबल 500 जो पुरस्कार है इज गिवन फॉर अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। द अवार्ड वाज लॉन्च इन 1987। ध्यान दीजिएगा, 1987 में ये पुरस्कार लॉन्च किया गया था, जो कि पर्यावरण संरक्षण को लेके कार्य करता है, और दिया जाता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, जो कि बहुत बड़ी संस्था है, उसके द्वारा। बहुत ही बढ़िया है ना।
बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन ज़बरदस्त है, ये क्वेश्चन ज़बरदस्त है। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड ड्यू टू एमिशन ऑफ। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या? वैश्विक तापमान मैंने बताया ना, ग्रीन हाउस की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। समुद्र का जल ऊंचा आएगा, क्यों? बर्फ पिघलेगी ध्रुवों की, वो पिघल के समुद्र में आएगी, समुद्र ऊपर होंगे, शहर डूबेंगे, ज़मीनें कम हो जाएंगी, है ना। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? नाइट्रोजन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से। तो आप बोलोगे जी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, रीज़न पता है, ग्रीन हाउस गैस है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के ऊपर ये क्वेश्चन है। अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब शहरीकरण और औद्योगिकरण डेट्रीमेंटल टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऑल ऑफ द अबव। शहरीकरण और औद्योगिकरण से किस चीज़ को ज़्यादा नुकसान है? किस चीज़ को ज़्यादा नुकसान है? सभी चीज़ों को ज़्यादा नुकसान है। बहुत तीव्र जहाँ औद्योगिकरण होता है, देखिए ब्रिटेन में भी जब औद्योगिकरण हुआ था, थेम्स नदी बर्बाद हो गई थी, है ना। क्योंकि आपको जो ये जो औद्योगिकरण है या शहरीकरण है, ये दोनों को चैनलाइज तरीके से रखना होगा। इससे मलिन बस्तियाँ बनती हैं, स्लम्स बनते हैं। आप देखिए जो महानगर है वहाँ स्लम्स ज़्यादा हैं, इसीलिए शहरीकरण। इसके इल इफेक्ट्स का प्रभाव कहाँ पड़ता है? सतत विकास में भी निचले स्तर का जीवन जीना पड़ता है ना। लोगों को जीवन मूल्य कमज़ोर हो जाते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी घट जाती है, पर्यावरण को क्षति पहुंचती ही है, बायोडाइवर्सिटी को क्षति पहुंचती ही है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड एजेंडा 21? एजेंडा 21 क्या था? पहले पृथ्वी सम्मेलन में 1992 में इसको अपनाया गया कि जो 21वीं शताब्दी है, एजेंडा 21 मतलब 21वीं शताब्दी, 21वीं शताब्दी में कैसे हमें पृथ्वी को बचाना है, ये था लक्ष्य, है ना। इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने होंगे, इसके लिए कुछ लक्ष्यों को प्राप्त करना होगा और उन्हीं लक्ष्यों को सतत विकास लक्ष्य बोला गया। चलो 15वां, आज ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस वीडियो का। द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ विच गैस? जब जीवाश्म ईंधन आप यूज़ करते हो तो कौन सी गैस निकलती है? जीवाश्म ईंधन में क्या होता है? कार्बन होता है ना। हर जैविक चीज़ में कार्बन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, बात खत्म, इजी, है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी और प्रिंट आउट निकाल लीजिए, किसका? सिलेबस का, टिक मारिए। यहाँ जो लेक्चर्स मिलेंगे शानदार लेक्चर हैं, आप सिलेबस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।